वेलकम बैक गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिस्टेक्स करी थी, तो वो सारी मिस्टेक्स को कवर करते हुए आज की वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो पिछले कुछ दिनों से मैं गायब हो गया था, तो वो गायब मैं क्यों हुआ था वो भी आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। सारी चीज़ों के बारे में लोग शेयर करेंगे। एंड सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वाली वीडियो चेक कर लेना स्क्रीन पे जो पॉप कर रहा हूँ, बिकॉज ये वो वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि मैंने अपना पीएनपी कैसे आया मेरा, उसके बाद मैंने फेडरल में फाइल रखी तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बातचीत करी थी। सो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सो दैट एक ईजी रहे आप लोग के लिए। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बायोमेट्रिक्स के बारे में। जब मैंने मतलब मेरी जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये वाली वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मैंने अपना बायोमेट्रिक्स नहीं दिया है। एंड आपको ऑप्शन रहता है जब आप लोग फेडरल में फाइल डालते हो कि आपको बायोमेट्रिक्स का पैसा भरना है या बायोमेट्रिक्स का पैसा नहीं भरना है, खाली फाइल का पैसा भरना है, राइट। सो मैंने वो टाइम पे बायोमेट्रिक्स पेमेंट नहीं किया था, मेरे फ्रेंड्स ने बायोमेट्रिक्स पेमेंट किया था, राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको जब आप फेडरल में फाइल डालते हो उसके 3 से 4 महीने के बाद आपको AOR आता है एंड बायोमेट्रिक्स का BIL आता है, अपॉइंटमेंट आता है, इस तरीके का कुछ आता है। एंड बहुत लोगों को BIL नहीं भी आता है, उसके अलावा और भी कुछ आता है। सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने डाली थी मुझे लगा था कि 10 साल के लिए बायोमेट्रिक्स वैलिड रहता है। इंडिया में जब हम बायोमेट्रिक्स करवाते हैं तो 10 ईयर्स का वैलिडिटी रहता है, राइट। बट इंडिया वाला बायोमेट्रिक्स अलग है, यहाँ पे आपको आके बायोमेट्रिक्स कराना पड़ेगा। मैंने भी यही थॉट प्रोसेस से बायोमेट्रिक्स नहीं कराया, जिसकी वजह से मेरी फाइल डिले हो गई। अब क्या हुआ, 4 महीने के बाद मेरे को AOR आता है एंड बायोमेट्रिक्स का फ़ी पेमेंट का रिसीव, मतलब फ़ी पे करने के लिए मेरे को मेल आता है, क्या बायोमेट्रिक्स का फ़ी पे करो, समवेयर अराउंड $86 $85 का फ़ी है। तो मैंने फ़ी पे किया। उसके बाद बायोमेट्रिक्स का फ़ी पे करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आता है। वो इंस्ट्रक्शन लेटर के बिना आप लोग बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए नहीं जा सकते, राइट। वो लेटर चाहिए आप लोग को एंड पासपोर्ट चाहिए। तो मैं अभी अपना बायोमेट्रिक्स करवा के आ रहा हूँ एंड उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ ताकि फ्रेश मेरे दिमाग में है, तो मैं आप लोग को सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, सो एक बार आपका बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, यू कैन गो फॉर योर बायोमेट्रिक्स। तो मेरा बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आया ही नहीं। आई वॉज कॉलिंग IRCC, मैंने क्वेरी भी रेस करी कि भाई क्या है, कुछ आगे अपडेट आएगा कि नहीं, बट कुछ अपडेट आ ही नहीं रहा था बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड। एंड आफ्टर अराउंड 2 months 10 days आई गॉट माई बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर एंड मेरे 3 डॉक्यूमेंट रिटर्न आए, राइट, जिसमें मैंने कुछ गलतियाँ करी थी। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी एंड बायोमेट्रिक्स के ऊपर थी, राइट। तो जब भी आप लोग अपना फेडरल का फाइल रख रहे हो एंड अपना एप्लीकेशन आप खुद से कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लोग बायोमेट्रिक्स का पैसा भर देना, ठीक है। ये मत सोचना कि इंडिया का कराया था 10 साल के लिए वैलिड है तो यहाँ भी चल जाएगा, नहीं चलता है भाई, आपको यहाँ पे कराना पड़ता है। ओके, सो पेमेंट कर दिया, जैसे करोगे आपका 3 से 4 महीने में आपका वो बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर और AOR आ जाएगा। अब मेरा क्या हुआ, AOR नहीं आया, बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर नहीं आया, खाली बायोमेट्रिक्स का पैसा भरने का आया। अब मैंने बायोमेट्रिक्स का पैसा भरा, उसके 2 महीने बाद जाके BIL आया। अब वो BIL मैंने आज कराया अपना पूरा बायोमेट्रिक्स, उसके बाद अभी मेरे को और 3-4 महीने लगेंगे मेरा PR कंफर्मेशन आने में, राइट। सो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, तो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगा। 1-2 चीज़ें आप छोड़ दोगे तो 1-1 2-2 महीना डिले होता चला जाता है। अब मेरी फाइल 1 महीना 1.5 महीना डिले हो गई, मेरे फ्रेंड्स 1 month 1.5 month मेरे आगे चले गए। इस तरीके का सारा कामकाज रहता है। ओके, तो ये था बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड। अभी बायोमेट्रिक्स करवा के आया हूँ अपना, और बायोमेट्रिक्स जब कराने जाते हो, बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे जाने के बाद आपका फ़ोटो खींचते हैं एंड 2 आपके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, 4 फिंगर की, इस तरीके का रहता है। सिंपल है, कुछ उतना रहता नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है। ओके, और साथ में जो मैंने बोला ना मुझे 3 डॉक्यूमेंट रिटर्न आए थे, वो 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। बट चौथा डॉक्यूमेंट भी आया था जो बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड था। सो ऑन माई GC की जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने को दिखाता है। एक है रिप्लेसमेंट नीडेड जो बायोमेट्रिक्स का था, बाकी 3 के बारे में बात करते हैं। सो ये रिप्लेसमेंट नीडेड में मुझे कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सर्विस कैनेडा में पूछ के आ रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे अपलोड का बटन दिखा रहे थे एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था। तो मैंने बोला कि भाई कुछ अपलोड करना है या क्या है, किस तरीके से। शी इज़ लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी GC की पोर्टल में अपडेट हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो डोंट वरी, बायोमेट्रिक्स का आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो एंड डू योर बायोमेट्रिक्स, बाकी का सारा ऑटोमेटिक वहाँ से सर्विस कैनेडा से IRCC में चला जाता है और सारा वहाँ से फिर प्रोसेस होता होगा, राइट। अभी हम 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे रिटर्न आए थे और उसमें मैंने क्या क्या गड़बड़ करी थी वो बताता हूँ, सो दैट आपको पता हो जब भी आप लोग अपना एप्लीकेशन कर रहे हो तब, राइट।
सो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने जैसे आप लोगों को कहा क्लाइंट इंक्वायरी बायोमेट्रिक्स का है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। दूसरा है IMM 5406 फॉर्म, एडिशनल फैमिली इन्फो फॉर्म। अब इसमें क्या गड़बड़ करी थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसलिए हुआ है गाइस बिकॉज क्या है ना, जब आपका माइंड थका हुआ रहता है ना, आप काम करते हो ना, तो आप सिंपल चीज़ों में भी गलतियां कर देते हो। मैंने क्या किया था, एडिशनल फैमिली फॉर्म में मेरा नाम होता है, मेरे फादर का नाम, मेरी फादर की पूरी डिटेल्स, कहाँ बॉर्न हुए थे, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ, और मेरी मदर की पूरी डिटेल्स, मेरी पूरी डिटेल्स। आपका कोई भाई बहन रहता है या आप वाइफ रहती है तो उनकी पूरी डिटेल्स इस तरीके का रहता है। मेरी वाइफ नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, खाली मम्मी पापा का और मेरा डिटेल फिल करना था। मैंने अपना तो सही करा, मेरे फादर का डेट ऑफ बर्थ भी मैंने सही लिखा था। शायद मैंने जो पासपोर्ट पे उनका जो बर्थ था ना, वहाँ पे सिटी पूछा था तो मैं स्टेट लिख के बैठ गया था, और मदर में भी सेम वही चीज़ करी थी, सिटी पूछा था मैं स्टेट लिख के बैठ गया हूँ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो यार, जिसकी वजह से आपकी ये एक एप्लीकेशन में खाली उसके वजह से रिटर्न आया है। बिकॉज यार व्हेन यू आर सबमिटिंग एवरीथिंग इट शुड बी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट। आपके माँ बाप का जो पासपोर्ट रहता है ना, जब आपने सबमिट किया था स्टडी वीज़ा के टाइम पे, वो भी उनके पास रहता है। तो जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करते हो वो आइडिया लग जाता है। तो मैंने सिटी गलत लिखा हुआ था, स्टेट लिख दिया था, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट रिटर्न आना ही था। उसके अलावा दूसरी मिस्टेक, यही फॉर्म में दूसरी मिस्टेक वो थी कि चाइल्ड पूछा था कितने बच्चे हैं आपके, आपकी वाइफ है, आपके भाई बहन है, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। राइट, तो ब्लैंक नहीं छोड़ना, यू हैव टू राइट नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, अगर कोई सेक्शन आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ नॉट अप्लीकेबल लिखो, वरना फाइल उसके लिए भी रिटर्न आती है। क्लियरली लेटर में मुझे लिखा हुआ है, मैं आपको लेटर नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सब है, बट यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है प्लीज राइट नॉट अप्लीकेबल इफ द सेक्शन डज नॉट अप्लाई। सो कोई भी फॉर्म खाली ब्लैंक मत छोड़ना, N/A या नॉट अप्लीकेबल लिख देना ताकि क्लियर रहे। ये मिस्टेक्स इसलिए होती है बिकॉज मैंने जब ये फॉर्म फिल किया था ना, तब मुझे अभी भी याद है, मैं पूरा दिन 10-12 घंटे की जॉब करी थी मैंने। उसके बाद मैं कुछ और काम करने गया था, एक वेबसाइट से रिलेटेड काम था वो किया। उसके बाद मैं घर पे आया, मैंने और काम करे, और रात में 12 बजे फॉर्म भरने बैठा था। मैं मेंटली पूरी तरीके से थक चुका था, और जब ये फिल करने बैठा तो मैंने ये सिली बेसिक मिस्टेक्स करके बैठा हूँ। राइट, तो जब भी आप ये फॉर्म्स फिल करते हो, मेक श्योर आपका माइंड फ्रेश है, आप सोए हो एंड आप अलर्ट हो, तभी करना, वरना एक दिन लेट कर देना चलेगा। बिकॉज एक दिन लेट करोगे वो चल जाएगा, 2 महीना एप्लीकेशन का लेट हो जाएगा अगर एक फॉर्म थोड़ा भी गलत हुआ तो। राइट, तो वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सो ये था एडिशनल फैमिली इन्फो फॉर्म के बारे में। दूसरा है शेड्यूल ए। अब ये फॉर्म तो सब लोग को रिटर्न आता है। शेड्यूल ए में आप लोग को 10 ईयर्स का आपका एड्रेस का पूरा बताना है, आपने कहाँ कहाँ जॉब करी है पिछले 10 साल में वो सब बताना है, आपकी पढ़ाई के बारे में आपको सारा बताना होता है, एंड आपकी डिटेल्स, आपके मदर फादर की डिटेल्स, उस तरीके से सारा ये फॉर्म में थोड़ा थोड़ा रहता है। मदर फादर का इतना नहीं रहता है, आपकी डिटेल्स रहती है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं वो सब, उसके बाद आपका एजुकेशन का रहता है, उसके बाद आपका जॉब का आता है, उसके बाद आपका आता है नीचे लास्ट में आपका एड्रेस का आता है। राइट, तो इसमें क्या गड़बड़ करी थी मैंने कि अभी जब भी आप लोग फाइल सेंड कर रहे हो ना गाइस, तो स्कूल में मेक श्योर प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सब का आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कितने ईयर्स आपने किए हैं। डोंट डू मिस्टेक्स इन दिस। राइट, इसमें मैंने मिस्टेक नहीं किया था, बट मैंने क्या मिस्टेक किया था आप लोग को बताता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने ये जगह पे मिस्टेक करी थी, उनको फॉर्म रिटर्न आया था बिकॉज वो लोगों ने प्राइमरी 9 ईयर्स लिख दिया था, सेकेंडरी में 6-7 साल लिख दिए, तो वो मैच नहीं हो रहा है, नीचे जो ईयर्स लिखे वो मैच ही नहीं हो रहे। तो जब भी आप लोग सेंड करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो ईयर्स आपके जो एक्चुअल पढ़ाई का टाइम है वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा कुछ। नहीं समझ आ रहा है, किसी ऐसे को पूछो जिसने एप्लीकेशन किया है या जो एक्सपीरियंस बंदा है, हम लोग को मत पूछने आओ। ओके, हम भी स्टूडेंट्स हैं, खुद से ही ट्राई करके कर रहे हैं। ओके, सो ये एक थी। नंबर 2, 10 ईयर्स का आप लोग को आपका एड्रेस दिखाना होता है, आप कहाँ कहाँ रहे हो। तो इंडिया में तो मैं एक ही घर में रहा था 9 ईयर्स के लिए, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं था, और यहाँ पे आने के बाद मैंने 4-5 घर बदले, तो वो सारे लिखने थे। नंबर 1, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। 1 मंथ का भी गैप है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 1 मंथ आप कहाँ गायब थे। राइट, सो बिल्कुल भी गैप्स नहीं होने चाहिए आपके एड्रेस में एंड आपके जॉब में, वरना एप्लीकेशन रिटर्न आता है। इसीलिए मेरे सारे फ्रेंड्स को एप्लीकेशन रिटर्न आया, बिकॉज 1 महीने का हम लोगों ने बीच में कहीं गैप दिखा दिया, तो दे आर लाइक वाई इज देयर अ 1 मंथ गैप। राइट, तो कोई भी गैप मत छोड़ना। जब भी आप लोग दे रहे हो मंथ टू मंथ, ये महीने में आपका घर खाली किया आपने तो दूसरे महीने में यहाँ पे चालू कर दिया, इस तरीके से आप लोग को प्रॉपरली पूरे फॉर्म में देखना है और सबमिट करना है। कोई भी गैप है तो बताओ क्यों गैप है, कहाँ गए थे, क्या था, सारा कुछ। ओके, तो एड्रेस का हो गया। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें पूछते हैं कि मिलिट्री में है, आप कभी मिलिट्री में आपने सर्विस किया है या कुछ और किया है, तो वहाँ पे तो सारा नन। अगर नहीं किया है तो नन लिख देना, किया है तो जो भी आपका है वो लिख देना। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब के बारे में। अब जॉब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई बिकॉज इसमें क्या है
कि आपको लगेगा कि यार मैं तो 2019 तक, या अगर आप मेरे 25 साल के हो, मैं 25 साल का हूँ, तो 2019 में मैंने इंटर्नशिप करी थी इंडिया में, 2018 में शायद करी थी मैंने। उससे पहले तो मैं काम किया नहीं था बिकॉज मेरी 18 ईयर्स से एज कम थी। तो 10 ईयर्स का आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करना होता है, 10 साल, मतलब 2024 चल रहा है तो 2014 तक का आपको पूरा एक्सप्लेन करना है आप क्या कर रहे थे। पहले आप लोग लिखो आपने कनाडा में क्या क्या जॉब्स करी, उसके बाद लिखो इंडिया में क्या क्या इंटर्नशिप्स करी है, कहाँ कहाँ जॉब करी है। उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो ये बताओ क्या पढ़ाई कर रहे थे, 10 साल तक का पूरा बताओ क्या क्या कर रहे थे, वैकेशन था, पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे, सब कुछ मेंशन करो। मैं जॉब वाले जगह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको सब कुछ मेंशन करना है। अब रही दूसरी बात, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको उतने ज़्यादा स्पेसेस नहीं मिलते हैं, मतलब उतने कॉलम्स नहीं रहते, उनका टेबल इतना सा है, बट मैंने जॉब जितनी करी हुई है। तो ये वाला जो फॉर्म मेरे को आया है ना, ये थोड़ा सा अलग था जो मैंने ओरिजिनल फॉर्म फिल किया था उससे। वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस, बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएसए ये कंट्रीज़ में जाने के प्लानिंग में हो तो मेरी एक कंसल्टेंसी सर्विस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ, आपको पूरा वेबसाइट दिखेगा, फॉर्म फिल करो आप वहाँ पे जाके। फॉर्म फिल करने के बाद सारी अपनी डिटेल्स देने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको मेरा कोई कंसल्टेंट अप्रोच करेगा एंड आपकी पूरी फाइल वहाँ से वो टेक कर देंगे। SOP हो, LOR हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, सारा कामकाज यहाँ से हो जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बहुत ऑनेस्ट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा एप्लीकेशन का वही संभाल लेंगे एंड आप जब तक यूनिवर्सिटी जाओगे या कॉलेज जाओगे वहाँ तक का पूरा एप्लीकेशन वो टेक केयर कर लेते हैं। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड पूछना है, वो कंट्री में क्या अपडेट्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग उनसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ एंड सारा कुछ आप वहाँ से पूछ लेना, बिकॉज ये लाइसेंस्ड बंदे हैं तो लीगली आपको एडवाइस दे सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको लीगली एडवाइसेस नहीं दे सकता हूँ, राइट। सो ये काम कर लेना, आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड जो भी कंट्री आप जाना चाहते हो कंट्री से रिलेटेड आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक प्रिंट आउट निकालना पड़ा, उसमें पूरा वर्ड फाइल में मैंने एक टेबल, वही सेम जो वो फॉर्म में था वही टेबल मैंने वहाँ पे किया, कॉलम्स बढ़ा दिए, राइट, रोज़ बढ़ा दी और वहाँ पे फिर मैंने जो भी जॉब्स करी थी उसका पूरा एक अलग से निकाल के उसके नीचे साइन और डेट, मतलब जिस दिन मैंने फॉर्म अपलोड किया वो वाली साइन करके डेट करके वो भर के मैंने अपलोड किया था, राइट। सो इसमें दूसरी भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो यू डो नॉट गेट एनी सिग्नेचर ऑप्शन। एडोब एक्रोबैट रीडर में आप साइन करने जाओगे तो साइन नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स पे। आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है एंड प्रिंट आउट निकाल के साइन करना है और डेट लिखना है। ब्लू पेन से साइन करो और डेट लिख दो और फिर उसको एडोब स्कैन से स्कैन करो एंड देन अपलोड करो GCK पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आप लोग को अपलोड करेंगे, पहले जो किया था उस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। उसके बाद तो ये वाले डॉक्यूमेंट में तो इतना ही था भाई, इससे ऊपर कुछ आई थिंक 10 ईयर्स का था ओरिजिनल डेट, हाँ बस वही था, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद लास्ट वाला जो फॉर्म था वो है ट्रैवल हिस्ट्री इन्फो फॉर्म, जो ये फॉर्म का होता है IMM 5562 फॉर्म, राइट। तो ये फॉर्म जो है, इस वाले फॉर्म में ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब आप लोग पिछले टाइम में कहाँ कहाँ घूमने गए हो, मतलब इंडिया में आप जब थे तो आप इंडिया में कहाँ से, इंडिया से बाहर निकले तो कहाँ गए थे, कनाडा के आने के बाद कनाडा से आप कहाँ कहाँ कनाडा के बाहर गए थे। तो मैं US गया हूँ 3 बार, राइट। सो यहाँ पे जो पहले वाला फॉर्म था ना उसमें मैंने गलती करी थी, क्या लिखा था मैंने, आई थिंक उसमें डेट की गलती कर दी थी मैंने, ठीक है। मैं गया कोई और डे पे था और मैंने कुछ और डे लिख दिया था, तो उसके वजह से रिटर्न आया था। तो अगर आप लोग गाइज US जाते हो तो स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म दे दूंगा आप लोगों को, वो फॉर्म में जाना एंड वो जाके बस गूगल में लिखना है, आपका जो पासपोर्ट डिटेल्स है वो सारा दे देना नाम के साथ सब कुछ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी कि आप लोग US कितनी बार गए हो, कौन से दिन पे गए थे, कब रिटर्न आए, सारा कुछ। सो अगर आप लोग को याद भी नहीं है तो वो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। एंड मैंने इंडिया से भी लिखा था कि भाई मैं इंडिया से ये टाइम पे यहाँ पे आया था, अभी भी यहाँ पे हूँ, कितने डेज़ है, कौन सी जगह पे आया था, क्या है, क्यों आया था, पर्पस क्या है, किस रीज़न की वजह से, सारा कुछ आपको फॉर्म में लिखना है, नाम लिखना है, वो सब करके साइन वाइन करके अपलोड कर देना है। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे और ये सारी चीज़ें थी जो हुई थी मेरे साथ पिछले 7-8 डेज़ में, जिसकी वजह से मैं बिजी था गाइस एंड बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे पता नहीं था, मैंने कोई कंसल्टेंट के थ्रू करवाया नहीं है, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड एट सर्टन प्लेसेस, आई हैड टू कॉल अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज कोई कंसल्टेंसी आपकी हेल्प नहीं करती है जस्ट खाली 1-2 फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको खुद से ही फिगर आउट करना है क्या करना है क्या नहीं। एंड इस तरीके से सारा कुछ मैंने अपलोड किया था। एंड अगर आप अपना नेटिव लैंग्वेज में लिखने, तो मतलब जैसे मैंने को गुजराती में नाम लिखना था मेरा, तो मैंने प्रिंट आउट लिया एंड गुजराती में हाथ से नाम लिखा है, ओके। बिकॉज जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था नेट पे जाके गुजराती का वो फॉर्म में, तो वो भी नहीं होता है,
राइट। सो ये सब चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना, बिकॉज ये जो मैंने शेड्यूल ए का फॉर्म बोला है ना, जो स्क्रीन पे ये फॉर्म दिख रहा है, ये वाला फॉर्म सबको रिटर्न आता है, कुछ ना कुछ इसमें रहता ही है जो उनको चाहिए रहता है। मेजॉरिटी लोगों को रिटर्न आया ही है। सो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा होगा गाइस। जो गलतियाँ मैंने करी है वो आप रिपीट मत करना, आपका फॉर्म थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एंड मेक श्योर जब भी फॉर्म फिल करते हो माइंड फ्रेश है एंड करते हो तो ज़्यादा काम इजीली फिलअप हो जाएगा। वरना कुछ नहीं भाई, आईआरसीसी के बाद आईआरसीसी से लेटर आएगा आपको 2 महीने के बाद, भाई ये चीज़ें चाहिए हम लोग को, तो वो प्रोवाइड करनी है। और 2-3-4 महीने बाद आपका P1 P2 और इस तरीके से पूरा PR का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके का सारा काम का चलता है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।